जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो मुझे कई बार लगता है कि इन दोनों ही महान विभूतियों के साथ हम थोड़ा सा अन्याय कर देते हैं जब केवल इनको हम पॉलिटिक्स के नजरिए से रीड करने की कोशिश करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि मोदी और योगी ने कभी राजनीति की ही नहीं, वो हमेशा उनकी एक नीति रही है, वो राष्ट्र नीति है। देश आगे बढ़ने के बजाय या तो वहीं खड़ा था या वो एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट को। नॉट इवन अ सिंगल वाटर क्रॉसिंग बिटवीन मनाली एंड लेह। पहले मोर देन 50 थी, तो मैंने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा, मैंने कहा यार व्हाट वेयर आर दोज नोटोरियस वाटर क्रॉसिंग। बोला वो सर गडकरी साहब ने 3 महीने में ये सब ठीक करा दी। मैंने कहा 3 महीने में ठीक करा दी? तो मैंने कहा आज तक 70 साल में क्यों नहीं ठीक हुई? 2014 के पहले का थोड़ा सा देश का जो वातावरण था उसके बारे में एक बार विचार करिए कि कैसा वातावरण था। तो किताब हमारी इंडियन आर्मी की और इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, बॉर्डर एरियाज की रोड्स को नहीं बनवाना है। जो 7 साल से योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी भी राष्ट्र नीति ही कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है और उस पर काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और लीडरशिप का जब चेंज होगा तो अपने आप आपको उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्कार। जयपुर डायलॉग्स के ओपन माइक लेक्चर्स के तीसरा सत्र मोदी प्लस योगी एंड पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। इस सेशन पे हम बात करेंगे कि मोदी और योगी की जोड़ी ने भारत की राजनीति को कैसे एक नई दिशा दी है। ये सैफ्रन अलायंस देश के धर्म और विकास की सोच को एक साथ लेकर कैसे चल रही है, और इन प्रश्नों को समझने के लिए हमारे साथ हैं हमारे लीड स्पीकर ओमकार चौधरी जी। आपको पत्रकारिता और लेखन में 40 सालों का अनुभव है और इनका ओसीएन नेटवर्क जनता को अति लोकप्रिय लगता है। इनके साथ हैं बाबा रामदास जी। आपका यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खोटी भी लोगों के दिल को छू जाती है। तो आइए सुनते हैं मोदी प्लस योगी एंड पॉलिटिक्स। जयपुर डायलॉग्स के इस सेशन में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बाबा रामदास का भी स्वागत करता हूं। जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं और उनके साथ अगर हमारे इस विषय में पॉलिटिक्स शब्द जोड़ा गया है तो मुझे कई बार लगता है कि इन दोनों ही महान विभूतियों के साथ हम थोड़ा सा अन्याय कर देते हैं जब केवल इनको हम पॉलिटिक्स के नज़रिए से रीड करने की कोशिश करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लोग केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तो बल्कि राष्ट्र नीति जो है वो न केवल कर रहे हैं बल्कि जन जन को सिखा रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं। और ये संदेश केवल हमारे राष्ट्र के भीतर जो हमारी सीमाएं हैं केवल उन तक सीमित नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक फलक पर सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर प्रतिष्ठापित हैं। पिछले 6 साल से जो ग्लोबल रेटिंग है उसमें वो सर्वोच्च स्थान पर बने हुए हैं। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को ये कह देना कि वो केवल एक प्रदेश के नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, शायद उनके साथ अन्याय होगा। जब हम उनका आकलन करते हैं, उनके कामों का आकलन करते हैं, जो वो संदेश दे रहे हैं अपनी नीतियों से, अपने कार्यों से, तो वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गए हैं। अगर वैसे भी हम देखें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकल करके, तो जब जब अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के भी चुनाव होते हैं तो योगी आदित्यनाथ की डिमांड कहाँ कहाँ से आती है और पूरे देश में उनको कहाँ कहाँ
लोग सुनना चाहते हैं, वहाँ से उनके जो विचार होते हैं, उनके जो वाक्य और सूत्र होते हैं, उनके प्रति किस तरीके का लोगों का एक आकर्षण होता है और उनके प्रति एक दीवानगी होती है। मैं आगे बढ़ने से पहले और बाबा रामदास के पास पहुंचने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं। 2014 के पहले का आप थोड़ा सा देश का जो वातावरण था उसके बारे में एक बार विचार करिए कि कैसा वातावरण था। यानी 2014 से पहले 2004 से और 2014 के बीच में एक ऐसी सरकार काम कर रही थी यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में, जिसके कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर जो है वो 10% से ऊपर थी। हर तरफ से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी, कुव्यवस्था की खबरें आ रही थी। जो हमारा सिस्टम था उसमें तमाम तरह की दिक्कतें थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कई मंत्रालयों में आपस में ही जूतन पेजार हो रहे थे, टांग खिंचाई हो रही थी। यानी देश आगे बढ़ने के बजाय या तो वहीं खड़ा था या वो एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट को। और 2014 से पहले अगर हम अपने जो दो पड़ोसी दुश्मन देश हैं, चीन के साथ हमारे किस तरह के रिश्ते थे, चीन किस तरह की गुस्ताखियां कर रहा था, उसके सैनिक आए दिन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करके कहाँ तक आ जाते थे और टहल करके या वहाँ डेरे तंबू गाड़ करके या तो रुक जाते थे या फिर वापस चले जाते थे। एक धमकाने का एक अंदाज चीन का हुआ करता था। पाकिस्तान की तरफ से किस किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही थी। हमारे सैनिकों के सिर काट करके उनको ले जाया जा रहा था। और जो आतंकवाद की आग हम झेल रहे थे वो केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं थी। देश के अलग अलग हिस्सों में भी हम देख रहे थे कि कहीं भी बम फट रहे हैं, कहीं भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं। 2014 से पहले का देश का वातावरण और 2014 से लेकर के 2024 के बीच का इन 10 वर्षों का, सवा 10 वर्षों का जो एक कालखंड है, दशक है, उसमें जमीन आसमान का अंतर हम देखते हैं। इन 10 सालों में जो हमारी परेशानियां थी वो किस तरीके से कम हुई हैं, हमारे जीवन स्तर में किस तरीके का एक रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलता है। आज जब उससे पहले गैस सिलेंडर लेना होता था, बिजली का बिल भरना होता था, या आपके दूर संचार के बिल का भुगतान करने के लिए या फ्लाइट को बुक कराने के लिए, रेलवे रिजर्वेशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। आज तो ऐसा नहीं है। आज मोबाइल फ़ोन पर आप बैठ कर के अपने घर के भीतर सारे मोबाइल फ़ोन के बिल भर दीजिए, गैस के कनेक्शन का भी आप वहीं से सारा निस्तारण कर लीजिए, फ़ोन का बिल हो, दूसरी तमाम चीज़ें हों, वो सब आपकी मुट्ठी में है, आपके मोबाइल फ़ोन में है। यानी कितना सुविधाजनक हो गया है। मुझे याद है, मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद के वसुंधरा में। वहाँ से जब मुझे अपने घर जाना होता था, मेरठ ज़िले में एक गांव पड़ता है, तो गाज़ियाबाद से निकलते ही जाम शुरू हो जाते थे। मुरादनगर, फिर गंगनहर, फिर मोदी नगर में। आज आप देखिए कि किस तरीके से हाईवेज का, एक्सप्रेसवेज का एक जाल बिछ गया है, किस तरीके से दोगुने हवाई अड्डे हो गए हैं और हमारा आवागमन भी कितना आसान हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि 2014 से पहले, यानी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले का आप एक वातावरण देखिए क्या था देश में, और आज कहीं बड़ी आतंकवादी घटनाएं देश के भीतर कहीं जम्मू कश्मीर के अलावा हो रही हों, मुझे तो याद नहीं पड़ता है। पहले कहीं भी बम फूटते थे, कहीं भी आतंकवादी हमले होते थे। तो एक बेसिक हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले के उत्तर प्रदेश के बारे में जरा सोच करके देखिए, किस तरीके से वहाँ अपराध होते थे, अपहरण हो जाते थे, लूटपाट होती थी,
माँ बहन बेटियों की असमत के साथ खिलवाड़ होती थी, दुनिया भर के दंगे होते थे, माफियाओं का राज था, गुंडे बदमाश खुल कर के खेलते थे, पूंजी निवेश आता नहीं था, उत्तर प्रदेश का भट्टा बैठा हुआ था आर्थिक रूप से भी। और इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा क्षेत्रफल, जहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, उस प्रदेश को भी एक तरीके से बीमारू प्रदेश करके छोड़ दिया गया था। एक बुनियादी अंतर हम देख रहे हैं पिछले 7-8 साल के भीतर ही, किस तरह के परिवर्तन वहाँ हम होते हुए देख रहे हैं। तो ये दोनों नेता जब मोदी जी की बात करते हैं या योगी जी की बात करते हैं, एक आपको आश्वस्ति का भाव देते हैं, एक भरोसा दिलाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का भी भविष्य, और मोदी जी की तरफ देखते हैं तो फिर देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही एक रोशनी दिखाने वाला चेहरा हमको मिल गया है, एक नेतृत्व मिल गया है। ये प्रस्तावना देकर के मैं बाबा जी के पास जाऊंगा और उनसे ज़रूर एक राय लूंगा कि जब हम मोदी जी की बात करते हैं, जब हम योगी जी की बात करते हैं और पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो वो इस तरीको इसे किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं? धन्यवाद सर। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही एक बहुत बड़ी रिमार्केबल बात कह दी कि सच ये है कि मोदी और योगी ने कभी राजनीति की ही नहीं। वो हमेशा उनकी एक नीति रही है, वो राष्ट्र नीति है। और उस दिन का शुक्र मनाइए, उस दिन के लिए दुआ कीजिए, भगवान न करे ये दोनों राजनीति पे उतर आए। मुझे एक बात याद आती है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक आर्मी के एक जवान का एक छोटा सा वीडियो था। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश के लिए क्या किया है। वो हरियाणा का जवान था और हरियाणा की जनता को संबोधित कर रहा था अपनी उस 3 मिनट की वीडियो में। उसने कहा भाई मोदी ने क्या किया है, मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा कि पहले जब हम कश्मीर में पोस्टेड थे तो अगर उधर से फायर होता था ना, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, तो हमको आदेश था कि जब तक दिल्ली से आदेश नहीं आएगा आपने फायर नहीं करना है वापस, नंबर 1। और अगर छोटी राइफल से इंसास से भी अगर फायरिंग की है तो आपको शेल काउंट्स करने पड़ते थे और खोखे जमा कराने पड़ते थे। कहते हैं अब अगर भूल के भी उधर से एक राइफल का फायर आ जाए ना तो यहां से सीधे आर्टिलरी गन का फायर होता है। और हमारा जो प्लाटून कमांडर होता है, जो कि आमतौर पे कॉलम या प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट या हद से हद कैप्टन रैंक का एकदम फ्रेश लड़का जो एनडीए से अभी आया ही है, कहते वो वहां कमांड होता है। वो सीओ से भी नहीं पूछता कि सर उधर से गोली चल रही है मैं क्या करूं। वो पहले 100-200 राउंड फायर कर देता है, फिर वो सीओ को वायरलेस से, इधर फायरिंग हो रही थी तो हमने 200 राउंड मार दिया है, वो भी टैंक का। एक तो ये चेंज आया। दूसरा मैं आपको एक अपना पर्सनल एक एग्जांपल अपना एक, मुझे राइडिंग का शौक है। मेरे पास 500 सीसी बुलेट थी, अभी तो मैंने 3 दिन पहले सुपर मेटियोर लिया 650 सीसी, तो मैं राइड पे जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। तो मैंने सुन रखा था, जब मुझे याद है 5 साल पुरानी बात है, मैं पहली बार लेह लद्दाख राइड पे गया तो मुझे इतना डराया, मेरे बेटों ने खुद डराया, अरे बुढ़ापे में क्यों हड्डियां तोड़वाने पे लगे हो, ये है वो है, बुढ़ापे की हड्डी टूटती नहीं है, ये मतलब। और यू वोंट बिलीव कि 15 दिन तो मैंने पैकिंग की थी कि भाई मुझे लेह लद्दाख जाना है सोलो राइड पे। तो जब मैं लेह की राइड करके आया तो मैंने अपने लड़कों से पूछा, मैंने कहा भाई क्या तुम डरा रहे थे, क्या है, व्हाट इज लेह? कुछ भी नहीं है। बोला वो अच्छा वो इतनी बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग, उधर इतने दुर्गम रास्ते। मैंने कहा दुर्गम रास्ते? मैंने कहा पंजाब की सड़कों से अच्छी सड़कें लेह लद्दाख के रिमोट एरिया में। कहा? लेह लद्दाख से आगे 250 किलोमीटर, लेह से 250 किलोमीटर आगे ऐसी शानदार सड़कें बना, और वो भी सिर्फ आज नहीं,
ये मैं 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। लेकिन जो वाटर क्रॉसिंग्स थी ना वो बड़ी कुख्यात थी। सड़क से के ऊपर से पूरी नदी बह रही है, बर्फीला ग्लेशियर का पानी, सोच लीजिए, और खूब तेज। तो मैंने कहा यार एक भी, नॉट इवन अ सिंगल वाटर क्रॉसिंग बिटवीन मनाली एंड लेह। पहले मोर देन 50 थी। तो मैंने वहां के लोकल लोगों से पूछा, मैंने कहा यार व्हाट, वेयर आर दोज नोटोरियस वाटर क्रॉसिंग्स? बोला वो सर गडकरी साहब ने 3 महीने में ही सब ठीक करा दी। मैंने कहा 3 महीने में ठीक करा दी? तो मैंने कहा आज तक 70 साल में क्यों नहीं ठीक हुई? तो कहता साहब हमारी इंडियन आर्मी की और इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि रोड, बॉर्डर एरियाज की रोड्स को नहीं बनवाना है। तो ये बात तो संसद में एक एंटनी ने कही थी कि बॉर्डर एरियाज की रोड हम इसलिए नहीं बनवाते हैं कि चाइना दिल्ली तक आ जाएगा। तो मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, और मोदी ने 1 साल के अंदर वो सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 1 साल में तैयार कराया। और आज लेह से दौलत बेग ओल्डी पुराने जमाने में 4 साल लगते थे, नाउ इट्स अ राइड ऑफ 6 आवर्स ओनली। शक्तिमान ट्रक 6 घंटे में पूरा ट्रूप और एमिनेशन लेके दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच जाता है। दिस इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर which Modi government has developed on the border areas. तो सर देखिए, ये थी मोदी की राष्ट्र नीति। बाकी डेवलपमेंट की जहां तक सर ने एक बहुत अच्छा एक खाका खींचा है कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सब कुछ है। आज मैं मैंने एक आर्टिकल अभी शेयर किया है। वो कहते हैं कि वो किसी हमारे बुजुर्ग को जो है वो अपना मेडिकल चेकअप कराना था। तो आजकल बहुत सारी कंपनीज जो घर आके हमारे यहाँ सैंपल ले जाते हैं। सुबह सुबह आप रात को बुक करिए और 1100 रुपये में, 1000 रुपये में, 1500 में, 2000 में, 4000 में 100 150 किस्म के टेस्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं एक मैंने अपने कनेडियन अमेरिकन फ्रेंड को ये बताया कि हमारे यहाँ तो मात्र $50 में ये इतने सारे टेस्ट, और रात को बुक करो, सुबह सैंपल कलेक्शन हो जाती है घर से और 4 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाती है। कहते इस प्रकार का टेस्ट अगर यूएस या कनाडा में कराना हो तो 8.5 लाख रुपए खर्च होंगे, जो भारत में 4000 रुपए में होता है, या 2000 या 1000 में होता है, 999 रुपए में होता है। कहता है कनाडा में 8.5 लाख रुपए लगेंगे, वो भी रिपोर्ट कब आएगी ये पता नहीं, और घर से सैंपल सोच भी नहीं सकते आप। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज, इस लेवल की फैसिलिटीज ये मोदी सरकार में ही संभव हो पाई हैं। और अभी मेरी पत्नी कनाडा गई थी तो वो बता रही थी कि वहां के लोगों ने यूपीआई और ये चीज सुनी तक नहीं है। उनको ताज्जुब होता है कि हिंदुस्तान में एक आम अदना सा आदमी, 2 रुपए का धनिया बेचने वाला भी अपने यहाँ यूपीआई का स्कैन लेके बैठा। ये तो हो गई सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर बात वही है कि आप अपने घर में चाहे कितनी फैसिलिटीज क्रिएट कर लीजिए, आपने वही शीश महल वाला बेडरूम बना लिया मान लीजिए केजरीवाल का अपने घर में, 15 लाख का संडास लगवा लीजिए आप, टोटो टॉयलेट। हाँ टोटो टॉयलेट जी। लगवा सकते हैं आप। पर अगर आपके घर में एक नाग, एक कोबरा छुपा बैठा है तो आप क्या चैन से सो पाएंगे? सर वो हिंदुस्तान की यही एक प्रॉब्लम है कि सारी डेवलपमेंट के बाद सब, अटल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। अटल जी की सरकार में इतना काम हुआ था कि उसके मजे मनमोहन सिंह जी 10 साल लेते रहे, और सोनिया गांधी का गिरोह जो है इस देश को 10 साल लूटता रहा। अटल जी इतना काम कर गए थे। खतरा ये है कि आज मोदी जी ने जो इतना जबरदस्त काम किया है, नहीं कल को फिर तो कोई लुटेरा आके नहीं बैठ जाएगा और हमने तो सोने का पूरा घर बना दिया और उसको वो बेच के खाएंगे। तो सब इस समस्या को पहचाना है योगी जी ने। इस सारी डेवलपमेंट के बाद जो ये नाग हमने पाल रखे हैं ना, जो कायदन 1947 में ही इनको निकाल देना चाहिए था, ये नेहरू और गांधी ने और उन लोगों ने, वो हमारे पूर्वजों की गलतियां हैं ना ये। सर
इस समस्या को मुझे लगता है कि योगी जी बहुत अच्छा पहचान रहे हैं और ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम कि इनका क्या इलाज करना है, क्योंकि ये तो सारी डेवलपमेंट को, सारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, सब कुछ को सर 1 मिनट में तबाह कर देंगे। और उनको इस दुनियावी इस डेवलपमेंट से और उससे कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो देर उनकी तो आफ्टर लाइफ है सब। जब कयामत का रोज आएगा तो 72 हो रहे कैसी होंगी और नदियां बह रही होंगी नीचे से, नहरें। सर बात यह कि उस प्रॉब्लम को एड्रेस हमारी लीडरशिप को करना होगा। जब वहां पे हम नजर मारते हैं ना, तो मुझे होप नजर आती है इस देश में योगी जी से, कि योगी जी ने इस समस्या को बहुत अच्छा पहचाना है और अभी तक जो उन्होंने काम किया है ना, ये तो अभी तो वो घेर घार कर रहे हैं। सर इसका स्थायी सॉल्यूशन क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको, क्योंकि आप यूपी बेस्ड हैं और यूपी को आपने पिछले 40 साल से कवर किया है। आपको पिछले 7 साल में योगी राज में क्या मतलब धरातल पे क्या चेंज नजर आता है, और इस समस्या का स्थायी सॉल्यूशन बताइए। क्या योगी जी भी कर पाएंगे वो स्थायी सॉल्यूशन? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है बाबा रामदास। और जो बात मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कही थी ना, कि मोदी और योगी दोनों एक्चुअल में राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र नीति कर रहे हैं। और बाबा ने कहा कि जरा याद करिए या ऐसे पल के इमेजिन करिए कि जब ये दोनों राजनीति करने पर उतर आए तो वो दृश्य एक्चुअल में क्या होगा। अभी भी मेरा मानना ये है कि जो 7 साल से योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, वो अभी भी राष्ट्र नीति ही कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ये सवाल उठे हैं कि साहब जो मुठभेड़ें हो रही हैं उसमें एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, या जो एमवाई एक समीकरण बना करके कुछ लोगों को लगता है कि हम स्ट्रेंथन हो जाएंगे या हम सत्ता में आ जाएंगे, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको दबाने की कोशिश हो रही है। उसके भी आंकड़े हमारे सामने आ गया, हमें पता चल गया कि ये झूठ बोला जा रहा है। एक अलग तरह का नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है कि जैसे यादवों को या पिछड़ों को ही या मुस्लिम को ही टारगेट करके मुठभेड़ों में मारा जा रहा है, घायल किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है। अब उसमें जितने आंकड़े आए तो पता लग गया कि नहीं नहीं, उसमें तो सभी हैं, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी, यानी बदमाश वो चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म का रहा हो, बदमाश की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ पर एक और जो आरोप लगता है, और जो बार बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते हैं कि साहब मार लिया, बुलडोजर को तो रुकवाओ, ये तो बुलडोजर तो ये तहस नहस कर रहा है, या बुलडोजर जो है ये तो एक खास कम्युनिटी को ही टारगेट करके चलवाया जा रहा है। उसकी उसकी भी हकीकत सामने आ गई। बुलडोजर ने कभी भी किसी एक कम्युनिटी की तरफ तो अपना मुंह किया नहीं है। जहाँ जहाँ या तो दंगाई या माफिया या अपराधी, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, वहाँ वहाँ बुलडोजर चला है। और देखिए, मैं केवल एक इंसिडेंट बताऊंगा। जब ये CAA का विरोध हो रहा था, और पहले हमने दिल्ली में देखा, जामिया मिलिया के सामने देखा, और कुछ दूसरी जगहों पर देखा, एक बस जला दी गई थी, कुछ दूसरी घटनाएं हुई थी, फायरिंग हो गई थी, दंगा करा दिया था, जिसमें आम आदमी पार्टी का एक काउंसलर ताहिर हुसैन जो है वो सीधे छत के ऊपर से हमें उपद्रव करते हुए दिखाई दिया था। एक कांग्रेस की पूर्व सांसद थी, वो इन्वॉल्व देखी गई थी। तो उसी समय उत्तर प्रदेश को भी सुलगाने की कोशिशें हुई थी। कानपुर में हमने देखा था, और ख़ास तौर से शुक्रवार के दिन नमाज के बाद ये लोग सड़कों पर उतरते थे
उसके बाद दंगा फसाद करने की कोशिश करते थे, आगजनी, पथराव, कुछ इस तरह की हरकतें करते थे। ये अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ चूंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो सारी तैयारियां होती थी, उनको वहीं पर नियंत्रित कर लिया जाता था। प्रयागराज में एक वो जिसकी बेटी यहाँ छात्र राजनीति करती थी, शायद उसका नाम जावेद पंप था या कुछ ऐसा। हाँ ऐसा, यस यही नाम था। तो उसके घर को बस बुलडोज कराया गया, 2 बुलडोजर भेजे गए और सुबह से शाम तक वो समतल किया गया। उसके बाद मुझे बता दीजिए, उसके बाद जो अगला शुक्रवार आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई बाहर निकला हो उपद्रव करने के लिए या CAA के नाम पर एक बहुसंख्यक समाज को दहशत पैदा करने के लिए। तो देखिए, इलाज तो यही है, इलाज कानून सारे हैं, तरीके आपके पास हैं, और जो एफिडेविट उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उसकी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की है और उस पर संतुष्टि का उन्होंने इजहार किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो हलफनामा आया है उससे हम संतुष्ट हैं, यानी उनकी कार्रवाइयों से संतुष्ट हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि कुछ हिदायतें सुप्रीम कोर्ट से दी गई, साहब कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मतलब औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए। तो उस मामले में योगी आदित्यनाथ जो है वो ठोक बजा करके कार्रवाई पूरी करके ही आगे बढ़ते हैं। बहराइच में आपने देखा होगा, बहराइच में जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा का मर्डर किया गया है बर्बरता के साथ, क्रूरता के साथ, उसके बाद 21 या 23 घरों पर जो नोटिस चिपकाए गए हैं उसमें सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। तो कहीं भी कानूनी तौर पर आपको पकड़ में नहीं आना है और आपको एक संदेश भी देना है कि अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे कदम चाहे योगी आदित्यनाथ उठा रहे हों, उनकी देखा देखी अब मोहन यादव मध्य प्रदेश में उठा रहे हों, या भजनलाल शर्मा राजस्थान में उठा रहे हों, या धामी जी आपके उत्तराखंड में उठा रहे हों, एक शुरुआत मुझे लगता है कि हो गई है और इससे मुझे लगता है कि चीज़ें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मैं 100% एश्योर नहीं हूँ कि सारी चीज़ें आपकी नियंत्रित हो जाएंगी, क्योंकि केवल देश के भीतर से ही कुछ संगठन सक्रिय नहीं हैं इन लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, समाज में तनाव पैदा करने के लिए, तरह तरह की हरकतें करने के लिए, बल्कि देश के बाहर से भी बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो ना योगी को पचा पा रही हैं, ना मोदी को पचा पा रही हैं। और मैं उन ताकतों के अलावा भी कुछ देशों को अब कटघरे में रख करके चलता हूँ, जो सीधे तौर पर सामने भले ही ना आ रहे हों, लेकिन उनकी हरकतें समझ में आ रही हैं। और संभवतः खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से US का विजिट किया, गए थे असेंबली को संबोधित करने के लिए, क्वाड की मीटिंग में भाग लेने के लिए, और अमेरिका को भी शायद ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग में शामिल होंगे, US सेशन को संबोधित करेंगे, वापसी का प्लेन पकड़ेंगे और दिल्ली में जाकर के उतर जाएंगे। लेकिन उन्होंने न्यूयॉर्क में जो 25,000 भारतीयों को संबोधित किया और उसमें जो मैसेज दिया है, अमेरिका को भी मैसेज दिया है, मुझे लगता है कि ये ऐसे मैसेजेस थे जो हमें बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जो अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे एक अलग स्थान रखते हैं, दुनिया के उन देशों को भी सीधे मैसेज देने में विश्वास रखते हैं जो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं रंगे हाथ, कुछ हरकतें करते हुए या लोगों को उकसाते हुए या हमारी जड़ों में मट्ठा डालते हुए। तो मुझे लगता है कि इनका इलाज तो यही है। आपकी समझ से ये है या कुछ और स्टेप जो हैं वो
लिए जाने की जरूरत है। सर एक मिनट, मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इसके बाद, उस वक्त तो आपके प्रश्न हम ले लेंगे, पर मुझे एक शंका है इसमें। जब तक सरकार है तभी तक ना, आप बताइए कि जो उत्साह दिखाई दे रहा है 37 सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का, और अभी तो योगी जी कुर्सी पे हैं, मोदी जी ने दोबारा सरकार बना ली है, पर इसके सिर्फ 37 सीट जीत लेने से जो गुंडों में जो उत्साह दिखाई दिया उत्तर प्रदेश में, अगर कल को सरकार न रही तो ये हमारी सारी पिछले 10-15 साल की मेहनत तो सर एक दिन में विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ये सेम देखिए, यही परिदृश्य हमने हरियाणा में देखा। हरियाणा में एक बार तो लगने लगा था कि वापस हुड्डा की सरकार आ जाएगी, तो जब जनता से बात, मेरी कई लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सर जनता को एक बात का बहुत खतरा हो गया था कि खट्टर साहब के सुशासन का जो उन्होंने जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया था, वो तो हुड्डा की सरकार एक दिन में पलट देगी। और आप कल्पना कीजिए कि चुनाव लड़ने वाला एक व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का एक होने वाला विधायक बोल रहा है कि पहले अपना घर भरूंगा, सरेआम मंच से बोल रहा है कि पहले अपना घर भरूंगा, फिर अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों का घर भरूंगा। और एक आदमी कह रहा है कि ठीक है, हाँ खर्ची पर्ची आएगी, क्यों नहीं आएगी, अपने लोगों को हमने नौकरी देंगे तो कौन देगा। मतलब 10 साल की मेहनत, हुड्डा सरकार अगर आ जाती तो एक दिन में धो देती सब कुछ। तो सर ये जितने भी उपाय हैं, आपको नहीं लगता कि तभी तक हो पा रहे हैं? अभी आप आने दीजिए अखिलेश यादव की सरकार को। नहीं, देखिए, ये यू कैन नेवर बी श्योर कि नहीं आएगी। हिंदुस्तान की जनता को 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी याद आ जाती है, 10 साल बाद याद आ जाती है। गुजरात जैसे स्टेट्स में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से पिछला चुनाव, इस चुनाव से पिछला चुनाव कितनी मुश्किल से, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाए है। मध्य प्रदेश में एक बार तो हरवा ही दिया था, राजस्थान में हरवाया आपको, हरियाणा आप हारते हारते बचे हैं। तो ये बोल देना कि नहीं आएगी, इसी बार अगर 20 सीट और कम हो गई थी लोकसभा में तो यस, हिमाचल प्रदेश, तो यू कैन नेवर बी श्योर कि अब ये कभी नहीं आएंगे। नो 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 नो, ये तो भूल जाइए, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। तो उस दिन तो दे विल कम विद वेंचुरेंस। 10 साल से भूखे, 15 साल से, उस दिन तो ये मुझे लगता है कि अभी भी इस समस्या का हम टेम्परेरी इलाज कर पाए हैं सिर्फ तभी तक जब तक योगी मोदी हैं। इनके बाद क्या, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अति उत्साह में मत आइए, अभी इस पे थोड़ा और गहन चिंतन की जरूरत है। सर मैं आपकी बात का जवाब देते हुए अपनी बात आगे करता हूँ। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं, जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है तो जरा उन चैनलों की गलियों में भी एक बार जाकर के देखिए, वहाँ किस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, और चर्चा करने वाले कौन हैं जरा उनकी भी शिनाख्त कर लीजिए। वो मुस्लिम नहीं हैं, वो आपके और हमारे जैसे हिंदू हैं, वो ही आलोचना करना शुरू करते हैं। और नरेंद्र मोदी किस तरह का काम कर रहे हैं, ये मैंने डिबेट के शुरू में बताया था कि किस तरह से आपका जीवन बदल रहे हैं, किस तरह भारत की सरहदों को सुरक्षित कर रहे हैं, किस तरीके से आतंकवादियों पर, नक्सलवादियों पर, अलगाववादियों पर शिकंजा कसा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार पर करारे प्रहार किए हैं, किस तरीके से ईडी, सीबीआई के जरिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए ऐसे भ्रष्टों पर नकेल कसी गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और बड़े बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ, उन पर शिकंजे कसे जा रहे हैं, उनको जाल में लाया जा रहा है, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं।
पूरे देश में एक नेक्सस दिखाई दे रहा है। जो भ्रष्ट नौकरशाह हैं, जो भ्रष्ट न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, जो भ्रष्ट राजनेता हैं, जो भ्रष्ट उद्योगपति हैं और जो भ्रष्ट अफसर, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी रहे हो, वो किस तरीके से गैंग अप कर गए हैं। और वो सारे देश, वो सारी विदेशी ताकतें जो भारत को केवल और केवल एक मार्केट के तौर पर देखते थे, वो किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश करने पर आमादा हो गए हैं। रास्ते को इतना आसान मत समझिए। और ये जो लोकसभा के चुनाव निपटे हैं 2024 में, ये किसी महाभारत से कम नहीं थे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री तमाम साजिशों, अवरोधों के बावजूद अगर बन गए हैं तो ये अहोभाग्य है देश का, वरना उनको रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर बैठी ताकतों ने भी। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। और हम लोग जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व संपादक हैं, वो आपस में बातचीत करते रहते हैं। चुनाव के दौरान चूंकि हम राष्ट्रवादी हैं, हम ये चाहते हैं कि जिस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है वो थोड़ा और गति पकड़े। अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, जल्दी से जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, हमारे पास सेना के लिए और अच्छे अस्त्र शस्त्र आए, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है और ज़्यादा बढ़े, हमारी जो गरीबी की रेखा से ऊपर आने वालों की तादाद अभी 25 करोड़ हुई है, ये और ऊपर जाए। इसलिए हम लोग सब प्रयास करते हैं कि जो एक सही सोच वाले लोग हैं उनको सजग किया जाए, सतर्क किया जाए। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इन चुनाव के दौरान यूट्यूबर्स के, जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं, उनकी रीच को नीचे डाल दिया गया, उनके व्यूअर्स को रोका गया। और हम लोगों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन इससे जो देश को नुकसान हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जो बैठे हैं, उनके करोड़ों में व्यूअर्स पहुंच गए और उनकी रीच कहीं की कहीं पहुंच गई। तो ये जो साजिशें हैं, ये जो एलिमेंट हैं, ये जो तत्व हैं, जो देश के भीतर भी बैठे हैं, देश के बाहर भी बैठे हैं, उनको इतना हल्के में मत लीजिए। और एक गलती हुई है 2024 में, उसको हरियाणा ने आकर के सुधारा है। अगर हम इतने सुस्त ना हुए होते, अगर हम ठीक तरीके से घरों से निकल करके पहला काम वोट डालने का करते, अगर हम मोदी जी को फिर से 272 के ऊपर लेकर के जाते, तो ये जो आप बॉडी लैंग्वेज देखते हैं ना राहुल गांधी की और कुछ दूसरे लोगों की, पार्लियामेंट के भीतर भी मोदी जी के सामने खड़े होकर के जिस तरह की बकवासबाजी होती है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। दूसरी बात, बांग्लादेश में जो ये डीप स्टेट ने, बीएनपी ने और जमाते इस्लामी ने मिलकर के तख्ता पलटा है शेख हसीना का, ये घटना भी नहीं होती अगर नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल जाता। अगला टारगेट भारत है, अगला टारगेट मोदी है, अगला टारगेट योगी हैं, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए। मुझे आशा की किरण सिर्फ एक नजर आती है कि भाजपा की जो सबसे अच्छा गुण है ना, कि ये दे ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन द बी टीम। जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी जो लीडरशिप है, वो उस पर हमेशा काम होता रहता है और कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। कल को मोदी जी रिटायर होंगे तो देयर इज एन अरे ऑफ लीडरशिप टू रिप्लेस हिम। और कई मामलों में मुझे लगता है कि पुरानी लीडरशिप से, जैसे आज की जो हमारी भाजपा की लीडरशिप है, मैं अपनी पुरानी लीडरशिप से उसको और ज्यादा बढ़िया, मजबूत, सीजन मानता हूं। दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और मुझे उम्मीद है कि भारत की जो आने वाली लीडरशिप होगी, स्पेशली बीजेपी की, वो हमारी वर्तमान लीडरशिप ने बेहतरीन काम किया है सर उसमें। बिल्कुल। और जो जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, उसको निश्चित रूप से योगी जैसे लीडर्स मिले हैं और दे विल कंटिन्यू, दे विल कैरी ऑन दिस लेगेसी, इसमें कोई शक नहीं है।
और समस्या है तो समाधान भी निकलेगा। सबसे अच्छी बात है कि योगी जी और हमारी आज की जो लीडरशिप है, दे हैव डायग्नोस्ड द प्रॉब्लम, डायग्नोसिस उनका सही है तो इलाज भी निकलेगा। और इलाज का पे काम चल रहा है अंदर अंदर। अब देखिए, और हाँ, देयर आई थिंक वी कैन टेक सम क्वेश्चन सर। एक क्वेश्चन आया है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा मोदी जी करके विदा लेंगे या योगी जी करेंगे? मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र की औपचारिक घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पढ़नी भी नहीं चाहिए। कुछ काम बिना घोषणा किए भी चुपचाप हो जाते हैं और मुझे तो लगता है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है और उस पे काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और लीडरशिप का जब चेंज होगा तो अपने आप आपको उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ये जो अभी पिछले दिनों आपने खबर सुनी थी कि प्रभु राम की मूर्ति को गढ़ने वाले योगी राज को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, ये क्या है? और दूसरे, अगर भगवान राम का जिनकी शायद सदियों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो टेंट से उठ करके अपने घर में चले जाएं, वो अब विराजमान हैं अपने भव्य और दिव्य घर में, ये एक शंखनाद नहीं है तो क्या है? और जिस तरीके से विकास भी हो रहा है और विरासत को भी जिस तरीके से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, ये सब लक्षण हैं एक्चुअल में हमें और आपको पहचानने की जरूरत है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि जागरूकता नहीं है या एकजुटता नहीं है। जागरूकता नहीं होती, एकजुटता नहीं होती, एक ही दिशा में सब लोग प्रयास नहीं करते तो नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते, योगी जी भी दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन जो थोड़ी बहुत कमियां कमजोरियां हैं हमारे भीतर की और जिनकी वजह से हम तरह तरह के सिर उठाते हुए तत्वों को देखते हैं, उनको अगर हमेशा के लिए शांत करना है और ये जो एक सही दिशा पकड़ी है देश ने, इसको थोड़ा और गति देनी है, तो फिर हम लोगों को ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसी लीडरशिप जो शायद इस देश को सौभाग्य से मिल गई है, वो कमजोर ना होने पाए। जी, कार्यक्रम का चूंकि अंतिम चरण पहुंच गया है और मुझे संकेत मिल गया है, जिनकी 58 साल तक सरकार रही हो तो सिस्टम तो वो अपने हिसाब से बना चुके हैं। आप अगर ये सोचे कि 58 साल में जो गुड़ गोबर हुआ है वो 10 साल में 11 साल में सब ठीक हो जाएगा, रातों रात ठीक हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उस दिशा में बढ़ रही हैं और जो ये पेट में हम दर्द देखते हैं ना तरह तरह के, ये उसी का नतीजा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। अंतिम 1 मिनट लूंगा। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, इस्लामिक आतंकवाद जिहाद एक वैश्विक समस्या है। यू कैन नॉट ट्रीट इट ओनली इन इंडिया। यह एक वैश्विक समस्या है और इसका इलाज भी वैश्विक है और पूरी दुनिया में ही ये इलाज एक साथ। वो पोलियो का वैक्सीनेशन सिर्फ इंडिया से अगर आप पोलियो भगा देते तो हो जाता क्या? वो पाकिस्तान में अगर एक भी कैरियर बच जाएगा तो वो पोलियो इरेडिकेट नहीं होता। तो आपको यू हैव टू इरेडिकेट द लास्ट कैरियर ऑफ द वायरस। तो सब एक वैश्विक समस्या है, इसका इलाज भी वैश्विक होगा, भारत उसमें हिस्सा लेगा। एक प्रश्न आया है, सारे काम सरकार ही करेगी ऐसा सोचना हम लोग बंद करें। हम लोग बहुत छोटी छोटी इकाई में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपनी कॉलोनियों में, अपने समाज में बहुत सारे काम कर सकते हैं जो काम सरकारों के नहीं होते हैं, बल्कि हम वहाँ से सरकार की और नेतृत्व की मजबूती बन करके उभरें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
शंकरलाल सोसने जी हैं कोलकाता से, आपने प्रश्न पूछा है कि असली शंकराचार्यों को मान्यता नहीं दी जा रही है। अब असली शंकराचार्य, असली नकली का ना, वो सभी लोग जो है ना कि यहाँ पर असली घी मिलता है, सभी दुकानों ने लगा रखा है। तो जो शंकराचार्य के चयन की प्रक्रिया है ना, मुझे तो वही जो है गड्ढमड्ढ दिखाई दे रही है। इसलिए शंकराचार्यों में असली नकली की पहचान बड़ी मुश्किल हो गई। तो शास्त्री में कोई बाकी 4 शंकराचार्य से उसके बाद थी टिकट शंकराचार्य आके डुप्लीकेट शंकराचार्य आ गए तो उसका आखिर बहुत 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 धन्यवाद। बहुत हमें धन्यवाद। समय इतनी ही समय अजत दे रहा है। जी मोदी, योगी और राजनीति के बजाय अगर हम कहें कि मोदी, योगी और राष्ट्रनीति, तो मेरे विचार से ज़्यादा जी बेहतर और सार्थक होगा। धन्यवाद। बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम। आपका भी धन्यवाद।